बाय अ न्यू चैप्टर नेम्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो यहाँ पे क्या है, दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। सो केमिस्ट्री डील्स विथ केमिस्ट्री, बट व्हेन आई ऐड इलेक्ट्रो दैट मीन्स दे आर dealing with some kind of charges, okay. Since here we are dealing with ions produced from your compound ना, ions जो compound से produced होते हैं उनसे हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। इस वजह से यहाँ पर ions जो होंगे वो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। आयंस जो होंगे वो चार्ज पार्टिकल्स होंगे। कैसे? आयनिक रिएक्शंस लिखते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये केमिस्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है वो डील कर रही है चार्जेस से, तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होंगे वो कैसे रिएक्शंस होंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे। कैसे रिएक्शन होंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का लॉस, यही होता है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में। क्लास 11 में बताया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग ये मेन चीज़ है जो इस चैप्टर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग चार्जेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूरे इसमें, इसका मतलब वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। वी आर कन्वर्टिंग आवर केमिकल एनर्जी, वी आर यूजिंग आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे दो एनर्जीज़ का यूज़ किया जाएगा, केमिकल एनर्जी एंड योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो सी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये डेफिनेशन है बेटा जी। क्या होता है बताओ? कि स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ना? बताओ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो दो बेसिक प्रोसेस होते हैं वो किसके दो बेसिक प्रोसेस होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस के। मैंने अभी बताया रेडॉक्स रिएक्शंस यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है। तो अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने अभी जब बताया था तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, और दोनों प्रोसेस को मिला के क्या कहलाता है? इसे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे दो चीज़ होती हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिडक्टेंट्स कहते हैं, दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि हम लोग रिडक्टेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस विच कैन लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का वो ऑक्सीडाइज करवाता है लेकिन होता वो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस करवाएगा लेकिन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन ओवरऑल काम कर रहा है वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन। हमने अभी देखा था कि ऑक्सीडाइज उसको कहेंगे, ऑक्सीडाइज वो होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, हाँ, और रिडक्शन वो होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यही पढ़ा अभी हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, Zn प्लस Cu2 बना रहा है Zn+ और Cu, ठीक है। अब यहाँ पे Zn 0 स्टेट में है ऑक्सीडेशन नंबर के, यहाँ पे Zn2+ हो गया, होगा क्या कि नहीं? तो इसके पास जब वो 2+ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी? उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ख़त्म किया होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज में गया होगा, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन को ख़त्म किया होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज में गया होगा। और यहाँ पर देखो 2+ है, 0 में हुआ, +2 स्टेट में है और 0 में हुआ, यानी कि इस +2 को नलफाई करने में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ी होगी। तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कॉपर ने गेन किया होगा तभी वो 0 स्टेट में गया, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ है और इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, और कॉपर क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। समझ में आ गया ये वाला कैसे रिडॉक्स रिएक्शन हुआ? उसी तरह एक और आपको बताते हैं, जैसे कि Zn + 2HCl ZnCl2 और H2O देता है, ठीक है, ओके। अब इस रिएक्शन में आप मुझे ये बताओ कि कैसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये वाला रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन है कि Fe MnO4 Fe3+ Mn2+ में जा रहा है। एक बात बताइए, आपका यहाँ पे Fe2+ है और यहाँ पे 3+ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी तो 3+ स्टेट में गया कि नहीं? तो इसका मतलब Fe का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे MnO4- है, मतलब आपका 2+ में जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो गया? गेन करके रिडक्शन हो गया। समझ रहे हो? ओके। सो ये सारे क्या है? आपके सिंपल से रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास कोई कंडक्टर है,
यानी कि वो जो चार्ज पार्टिकल्स है उसको अपने से फ्लो कराएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने को अलाउ करता है, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अब अगर कंडक्टर्स को हम लोग देखें तो वो दो टाइप के, मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है। और दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रोलाइटिक। पहले हम लोग मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स को देखेंगे। जब मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, जितने मेरे मेटल्स हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। उन्हें हम क्यों कंडक्टर्स कहते हैं बेटा जी? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स का पूल होता है। इलेक्ट्रॉन्स पूल मतलब कि बहुत अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में। इस वजह से वो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको ईजिली खुद में फ्लो करने देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। और ये क्योंकि मेटेलिक सब्सटेंस है इसलिए इन्हें मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, जिनकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल वगैरह, चिप, आईसी, ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट जो पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी की वजह से कंडक्टिविटी होती है और हम लोग उसको कंडक्टेंस कहते हैं। इस वजह से देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, द डेंसिटी ऑफ द मेटल, टेम्परेचर। जो आपके मेटल्स होते हैं ना, एक क्या कहता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर हमारी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। एक लिमिट तक कंडक्टिविटी बढ़ती है। इस वजह से ये मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। पर जब फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये सारे उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको डिपेंड करवाते हैं, ठीक है। मेन क्या है इस चैप्टर में वो हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी कि जो सब्सटेंस है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने का अलाउ करेगा जब वो अपने मोल्टेन स्टेट्स में होता है या वो अपने एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में होता है, जिसमें कि वो आयंस में डिसोशिएट्स हो सके, ठीक है। तभी तो आयंस बनेंगे और आयंस फ्लो करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। वो कनेक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो अलग बात है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर सब्सटेंसेज विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर मोल्टेन स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल के लिए एसिड बेस सॉल्ट्स आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जब इलेक्ट्रिक फ्लो होती है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो हम उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कंडक्शन होता है कैरिड आउट बाय आयंस होता है, इसलिए इन्हें आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। आयंस के द्वारा होता है, इस वजह से इन्हें आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर है? तो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट जब तक ना फ्री होगा एक दूसरे से मुक्त, तब तक कंडक्टर नहीं होता है। सॉलिड स्टेट में वो नहीं कर पाता, तो सॉलिड आयंस मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनको मोल्टेन स्टेट में या इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट में होना जरूरी है। लेकिन जब आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वहाँ पर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो पाती, चाहे वो एक्वस स्टेट में हो चाहे वो अपने मोल्टेन स्टेट में हो। कुछ एग्जांपल्स होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के, जैसे कि शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, यूरिया हो गया, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। क्लियर है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोगों ने अभी देखा डेफिनेशन क्या होती है, हम लोगों ने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन देखे। अब हम कहेंगे कि भैया इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वो वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या करेंगे, जब वो देखो प्रत्येक आयंस में अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है, जैसे कि मान लो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा जी? बिकॉज जब ये डिसोशिएट्स हो रहा है तो ये अपने इंडिविजुअल आयंस में टोटली डिसोशिएट हो जा रहा है। लेकिन एक और इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लो कि CH3COOH, ठीक है। इसका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों? क्योंकि ये डिसोशिएट होगा बेटा जी CH3COO- प्लस H+ आयंस में। तो ये फुल्ली अपने सारे आयंस में डिसोशिएट नहीं हुआ, जैसे कि ये फुल्ली अपने सारे आयंस में डिसोशिएट हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि ये अपने फुल्ली अपने सारे आयंस में डिसोशिएट हुआ है, इस वजह से हम इसे वीक और स्ट्रॉन्ग कहेंगे। इसके नीचे ना मेरे ना एक वाली चप्पल चली गई है, जरा सा बस नाम को निकाल जाना। दिखा आपको? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो NaCl हुआ, KCl हुआ, HCl हुआ, NaOH हुआ, NH4, NO3 हुआ, ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उसी तरह हम अभी डिफरेंशिएट, जैसे कि अपने पूरे के पूरे जितने भी आयंस है अगर उसमें नॉट कंप्लीटली आयनाइज होकर डिसोशिएट हुआ तो हम उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने अभी CH3COH का दिया, H2CO3 है, H3BO3 है, HCN है, HgCl2 है, ये सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा अनआयोनाइज इलेक्ट्रोलाइट और आयंस के फॉर्म में होगा, जबकि इसका जो ये तो इक्विलिब्रियम है अपने सारे आयंस में टूट टूट के ही वो आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हम इस वजह से एक नोटिफिकेशन लेते हैं या एक पैरामीटर बोलते हैं। एक्चुअली पैरामीटर का नाम क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इससे क्या होता है कि कितने फ्रैक्शन तक टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। कितना फ्रैक्शन वो अपने जो मॉलिक्यूल्स है उसमें आयनाइज हुआ है उसको, और अल्फा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे बेटा जी उसका अल्फा जो होगा 1 होगा, और जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका अल्फा हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको? चलो अब
फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियस सी बात है, उसका कंडक्शन उसी में होना है, जो आपके आयंस हैं टूटेंगे भी उसी में ही, तो ऑब्वियस सी बात है उसके नेचर पर ये डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे करेगा? देखो, नंबर ऑफ आयंस, कंडक्टेंस क्या है? नंबर ऑफ आयंस जितने उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे बेटा ज़्यादा, नंबर ऑफ आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी भी जो होगी वो भी ज़्यादा होगी, कम होंगे तो वो भी कम होगी। यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें सारे आयंस टूट जाते हैं। दूसरा होता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज विस्कोसिटी। आयंस कितने आयनाइज हुए बेटा जी, ये उसके सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ उस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस हो रहे हैं ज़्यादा, आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल आयंस निकलते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होते हैं, इसलिए पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट जो होती है लार्जर नंबर ऑफ आयनाइजेशन को रिजल्ट करती है, यानी कि उनका कंडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी तरह जिसमें जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी जिस सॉल्वेंट में, उसमें लेस आपकी कंडक्टेंस होगी। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट क्या है कि साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, मतलब जब वो डिसोशिएट्स हुए, आयनाइज हुए, तो उन आयंस का साइज़ कितना है इसके ऊपर भी कंडक्टिविटी। आयन का साइज़ बेटा जी अगर सॉल्वेशन पर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इफेक्टिव साइज़ जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इसका मतलब कंडक्टेंस जो है आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। सीधी सी बात है, ज़्यादा बड़ा होगा तो वो आपके घुलने में कठिनाई पैदा होगी कि नहीं? घुलने में कठिनाई पैदा होगी, घुलने में कठिनाई पैदा होगी तो कंडक्टेंस भी उसका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितनी कंडक्टेंस होगी। मान लो हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसकी जो एक्वस टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा नहीं रहे, वो कम हो जाएगी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की वो ज़्यादा हो जाएगा बेटा जी, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो लेस हो जाएगा ना, लेस हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो इजीली फ्लो करके कंडक्टेंस दे रहे थे वो चीज़ कम हो जाएगी। इसी वजह से बोला जाता है कि जो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लेस द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस उसका लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आयनाइजेशन इज लेस, वेयर एज इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द आयनिक अट्रैक्शंस आर लार्ज एट हायर कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। वही जो मैंने अभी रीजन बताया वही है कि जो कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं या उसका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। डाइल्यूशन यानी कि उसकी एक्वस वाली जो प्रॉपर्टी है उसको ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? इसी तरह इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स द इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन एंड देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्लियर है? समझ में आया? दूसरा है टेम्परेचर, तो द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस। समझ में आ रहा है? ये वैसा ही है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो जितने आयंस इसमें मौजूद हैं वो आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्शन उनमें हो नहीं पा रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उनमें मूवमेंट हो रहा है ज़्यादा और वो कंडक्टेंस को बढ़ा रहा है, यानी कि कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ये दो और आपके फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक में कंडक्टेंस पर डिपेंड करवाते हैं।